कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का एक और झूठ बेनकाब। वाराणसी दौरा रद्द मामले में एयरपोर्ट अथॉरिटी ने दिया जवाब। ट्वीट कर लिखा, राहुल गांधी ने ही रद्द किया था दौरा। ऑपरेटर ने ईमेल के जरिए फ्लाइट रद्द होने की जानकारी दी थी। एक इंटरव्यू में अदानी केस पर बोले गृह मंत्री अमित शाह, कहा बीजेपी कुछ नहीं छिपा रही है, मामला सुप्रीम कोर्ट में होने की वजह से कुछ कहना ठीक नहीं, शोर मचाना विपक्ष का काम। एयर इंडिया और एयरबस के बीच सबसे बड़ी डील पर दस्तखत। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो। प्रधानमंत्री ने समझौते को बताया ऐतिहासिक। कानपुर देहात मामले में लेखपाल की गिरफ्तारी। एसडीएम और एसएचओ समेत कई पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज। आग से जलकर मां बेटी की मौत का मामला। पुलवामा हमले की चौथी बरसी पर दिग्विजय सिंह ने फिर उठाए सरकार पर सवाल। बीजेपी बोली पाकिस्तान की भाषा बोलना कांग्रेस का काम। पीएम ने ट्वीट कर किया शहीदों को नमन। हनीप्रीत का इंस्टाग्राम पर 10 लाख फॉलोअर्स होने पर जश्न। राम रहीम के साथ मिलकर केक काटा। राम रहीम ने हनीप्रीत को दिया आशीर्वाद। न्यूजीलैंड में गैब्रियल तूफान से जबरदस्त तबाही। हजारों घरों की बिजली गुल। कई जगह पेड़ गिरने से रास्ते बंद। सड़कों को भी जबरदस्त नुकसान। न्यूजीलैंड सरकार ने इमरजेंसी का ऐलान कर दिया है। तुर्की और सीरिया में भूकंप से मरने वालों की संख्या 37,000 के पार हो गई है। ऑपरेशन दोस्त के तहत रेस्क्यू में एनडीआरएफ की टीम जुटी हुई है। मलबे से दर्जनों लोगों को जिंदा भी निकाला गया। और भारत को चरित्र प्रमाण पत्र देने वाली बीबीसी के खुद के चरित्र पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बीबीसी पर टैक्स चोरी का आरोप है। टैक्स चोरी। आज इनकम टैक्स विभाग ने बीबीसी के दफ्तरों पर सर्वे किया, लेकिन बीबीसी के खिलाफ एक्शन से कांग्रेस पार्टी टेंशन में आ गई है। बीजेपी के सम्मान में, बीबीसी के सम्मान में कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष मैदान में कूद चुका है। आखिर ऐसा क्यों होता है कि जो भी मोदी सरकार या देश के खिलाफ दुष्प्रचार अभियान चलाता है, कांग्रेस और विपक्ष का खास बन जाता है। आज हम बीबीसी पर कांग्रेस और विपक्ष के महागठबंधन की पोल आपके लिए खोलने जा रहे हैं। दूसरी बड़ी खबर, जेडीयू के नेता गुलाम रसूल बलियावी एक के बाद एक भड़काऊ बयान देकर कभी हिंदू धर्म का मजाक उड़ाते हैं, अपमान करते हैं, तो कभी सेना का मजाक उड़ाते हैं। लेकिन नीतीश कुमार गुलाम रसूल पर कोई एक्शन लेने के बजाय लग रहा है मौन समर्थन वाले मोड में है। कहीं इसके पीछे वोट बैंक की सियासत तो नहीं है। गुलाम रसूल का वो भड़काऊ बयान, हैरान हो जाएंगे आप सुनकर, वो आपको सुनाएंगे। सवाल ये होगा कि गुलाम भड़काएंगे, नीतीश वोट पाएंगे। इसी कट्टरपंथी सोच का पूरा विश्लेषण, पूरा कच्चा चिट्ठा आज आपके सामने खोलने जा रहे हैं। इसके अलावा बेंगलुरु में बड़ी खबर है। बेंगलुरु में एरो इंडिया शो में फाइटर ट्रेनर विमान HLFT-42 के पिछले हिस्से में हनुमान की तस्वीर बनाई गई थी, लेकिन अब हनुमान की तस्वीर विमान से हटा दी गई है। आखिर हनुमान की तस्वीर से किसको परेशानी हो रही थी? आखिर संकट मोचक से किसकी साजिश? आज आपको इस तस्वीर विवाद का पूरा सच हम बताने जा रहे हैं। इसके अलावा कर्ज के लिए पाकिस्तान के सारे रास्ते बंद होते जा रहे हैं। इसके अलावा पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था वेंटिलेटर पर आखिरी सांसें गिन रही है। ऐसे में आज आपको बताएंगे पाकिस्तान को लेकर बाबा बागेश्वर की क्या भविष्यवाणी है। आज की 4 बड़ी खबरें। ये वो पिंजरे का तोता नहीं रही हैं जो सर्वोच्च न्यायालय ने कांग्रेस पार्टी की सरकार को फटकार लगाई। कि आपके दफ्तर में आ गए, सबके फोन ले लिए, अब सबके कंप्यूटर ले जाएंगे, महीनों तक उनको रखेंगे। बीबीसी पर अगर कार्रवाई हो रही है तो इनको दर्द क्यों हो रहा है? अगर बीबीसी ने गड़बड़ किया है तो कार्रवाई होगी। हमको लगता है कि देखिए, पहले ही जमहूरियत पे यहाँ खतरा है। तो ये पूरे विश्व की सबसे भ्रष्ट बकवास कॉर्पोरेशन हो गई। आईटी की रेड कर रही है। ये किस तरह की डिक्टेटरशिप से देश को चलाना चाह रहे हैं? डॉक्यूमेंट्स को बाकायदा फिल्टर किया जा रहा है, एक डॉक्यूमेंट की जांच की जा रही है। यही वजह है कि जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम यहाँ पर पहुंची थी तो उस समय दफ्तर में 70 से 80 लोग मौजूद थे और उन सभी को बोलते गए सारे फोन आप रख दें। ये तो मोदी जी के पीछे 2002 से कर रहे हैं।
और हर बार मोदी जी मजबूत होकर, सच्चे बनकर और जनता की ज्यादा लोकप्रियता हासिल कर बाहर आए हैं। मतलब बीबीसी के सम्मान में पूरा विपक्ष मैदान में, क्या कांग्रेस, क्या समाजवादी पार्टी, क्या टीएमसी, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस, क्या पीडीपी, क्या आम आदमी पार्टी, पूरा विपक्ष बीबीसी के साथ खड़ा होता नजर आ रहा है। ऐसा क्या कर दिया है बीबीसी ने? इनके लिए, विपक्ष के लिए पूरा महागठबंधन हो गया बीबीसी के सम्मान में, पूरा विपक्ष मैदान में। अपने देश की एजेंसी पर भरोसा नहीं है, एक विदेशी समूह पर आंखें बंद कर भरोसा है। मतलब सोचिए, कहते हैं ना कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, मतलब दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, लेकिन अगर दुश्मन का दुश्मन आपके देश का दुश्मन हो तो भी उससे दोस्ती करेंगे? शायद आप कहेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं भाई, देश पहले है। लेकिन राजनीति जो ना कराए सो कम। हैरान हो जाएंगे आप ये खबर जानकर। बीबीसी को लेकर ऐसी सियासत अब देश में शुरू हो गई है। वो बीबीसी जो अपनी एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा के लिए कुख्यात है, उस पर टैक्स चोरी के आरोप लगे हैं। हमारे देश में आकर हमारे यहां टैक्स चोरी अगर बीबीसी की तरफ से की जा रही है, लेकिन जब देश की एजेंसी ने आज बीबीसी के दफ्तरों में टैक्स सर्वे किया तो देश की कुछ विपक्षी पार्टियां अपने देश की एजेंसी के साथ ना खड़े होकर एक विदेशी ग्रुप के साथ खड़ी हो गई और अपने देश की कानूनी प्रक्रिया पर ही सवाल उठाने लगी, सिर्फ इसलिए क्योंकि बीबीसी मोदी विरोधी है। और मोदी विरोध में देश के दुश्मन भी शायद कबूल है। मतलब होता है ना, क्योंकि उससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने का मौका मिल जाता है, फिर चाहे वो देश के दुश्मन ही क्यों ना हो, मतलब फिर चाहे वो देश की तोड़ने की साजिश क्यों ना कर रहे हो। दुश्मन का दुश्मन दोस्त, लेकिन अगर आपका दुश्मन का दुश्मन आपके देश का दुश्मन है तो मोदी विरोध में देश के दुश्मन भी कबूल है। मतलब चाहे पाकिस्तान हो, चाहे चीन हो। और अब ये बीबीसी वाला एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा, सवाल यह है कि बीबीसी की गुलामी को सलामी देकर आखिर कांग्रेस क्या साबित करना चाहती है? बीबीसी को कवर फायर देकर आखिर कांग्रेस और विपक्ष के खिलाफ एजेंडा चलाने वालों को बचाना क्यों चाहती है कांग्रेस पार्टी? बीबीसी की बांटो और राज करो की नीति को समर्थन देकर क्या देश को फिर से उपनिवेश काल में ले जाने की कोशिश हो रही है क्या? हैरान कर देने वाली खबर है। बीबीसी की नई ईस्ट इंडिया कंपनी बनने की महत्वाकांक्षा में विपक्ष इतना भारी वैचारिक निवेश क्यों कर रहा है? क्या इंटरेस्ट है बीबीसी में? देश की ऑपोजिशन को सारे मिल गए हैं बीबीसी के समर्थन में, सारे मैदान में। आज हम बीबीसी के दफ्तरों पर हुए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सर्वे की बात करेंगे। आपको बताएंगे 48 साल पहले पहली बार देश का परिचय आपातकाल से कराने वाली कांग्रेस को आज बीबीसी के खिलाफ हुई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की कार्रवाई में आपातकाल क्यों नजर आ रहा है? कांग्रेस को लग रहा है आज आपातकाल वाले माहौल है, क्योंकि बीबीसी पर रेड क्यों हो गई? भाई सर्वे कह लीजिए, रेड कहना गलत होगा। इनकम टैक्स का सर्वे क्यों हो रहा है? अभी भी चल रहा है वैसे। आज दोपहर को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कोऑपरेशन के दिल्ली और मुंबई के दफ्तरों का एक सर्वे किया। सर्वे का उद्देश्य वित्तीय अनियमितताओं की जांच करना था। सूत्र बता रहे हैं इस दौरान आयकर विभाग ने बीबीसी के दिल्ली और मुंबई के दफ्तरों में कंप्यूटर्स को खंगाला। बीबीसी की जांच की ओर इस दौरान बीबीसी के कर्मचारियों के मोबाइल फोन बंद करा दिए गए। बीबीसी पर आरोप किया, एक बार मैं जल्दी से आपको दिखा देता हूं, फिर वो वीडियो भी दिखाऊंगा। दफ्तर के अंदर हुआ क्या वो ध्यान से देखिएगा, बड़ी खबर है। बीबीसी पर पहला आरोप क्या है? ट्रांसफर प्राइसिंग रूल्स में वित्तीय अनियमितताओं का आरोप है। दूसरा आरोप है ट्रांसफर प्राइसिंग रूल्स के लगातार उल्लंघन का। और तीसरा है कि मतलब कंपनी के प्रॉफिट के एक बड़े हिस्से को डाइवर्ट किया गया और इस संबंध बने नियमों का पालन ना करने का आरोप है। भाई किसी भी कंपनी को अपने प्रॉफिट पर टैक्स देना होता है भाई, लेकिन ऐसा लगता है कि बीबीसी ने टैक्स चोरी की कोशिश की। इनकम टैक्स विभाग की तरफ से बीबीसी को इसी को लेकर कई बार नोटिस दिए गए थे, कई बार, लेकिन बीबीसी ने इसे लगातार नजरअंदाज किया और नियमों का उल्लंघन जारी रखा। इसलिए जो लोग इसे बीबीसी पर गुजरात दंगों को लेकर दिखाई गई डॉक्यूमेंट्री से जोड़ रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्री दिखाई इसलिए ये बीबीसी का पर ये सर्वे हो रहा है। उन्हें पता होना चाहिए कि भारत में अगर कोई भी कंपनी वित्तीय अनियमितता करती है या टैक्स में हेराफेरी करती है या गैर कानूनी तरीके से टैक्स बचाने की कोशिश करती है तो उसके खिलाफ इनकम टैक्स विभाग समय समय पर ऐसी कार्रवाई करता रहता है। अच्छा, हुआ क्या? जब इनकम टैक्स विभाग के अधिकारी ऑफिस के अंदर पहुंचे, वहां क्या हुआ वो तस्वीर एक बार आपको दिखा देते हैं, क्योंकि यह कार्रवाई सिर्फ कंपनियों के खिलाफ नहीं,
टैक्स चोरी करने वाले ये फुल स्क्रीन पर एक बार वीडियो दिखाइए। ये जब इनकम टैक्स विभाग के अधिकारी बीबीसी दफ्तर के अंदर पहुंचे, क्या हुआ वहां पर, बातचीत का भी ऑडियो है, सुनाइए एक बार। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, IT डिपार्टमेंट। चलो आप लोग कौन रखो, आराम से तो बात करो यार। कौन गेट खुलवा रहे हैं आप? 10 मिनट से गेट कौन खुलवा रहे हैं आप लोग? ऐसे बिना वारंट की गेट खोलेंगे? वारंट आपको पता है, वारंट सील हो चुका है, देखा हुआ वारंट, तब अंदर किया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, IT डिपार्टमेंट। चलो आप लोग कौन रखो, आराम से तो बात करो यार। कौन गेट खुलवा रहे हैं आप? 10 मिनट से गेट कौन खुलवा रहे हैं आप लोग? ऐसे बिना वारंट की गेट खोलेंगे? वारंट आपको पता है, वारंट सील हो चुका है, देखा हुआ वारंट, तब अंदर किया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, IT डिपार्टमेंट। चलो आप लोग कौन रखो, आराम से तो बात करो यार। कौन गेट खुलवा रहे हैं आप? 10 मिनट से गेट कौन खुलवा रहे हैं आप लोग? ऐसे बिना वारंट की गेट खोलेंगे? वारंट आपको पता है, वारंट सील हो चुका है, देखा हुआ वारंट, तब अंदर किया आप सोचिए, हमारे में रहकर हमारे ही देश की एजेंसी के अधिकारियों के साथ ये इस तरह का बर्ताव कर रहे हैं। बीबीसी के खिलाफ हुई कानूनी कार्रवाई में विपक्ष और खासकर कांग्रेस को आपातकाल नजर आने लगा। इमरजेंसी जैसे हालात हो गए हैं देश में। आज हम आपको आपातकाल से भारत के लोगों का परिचय कराने वाली कांग्रेस का इतिहास भी बताएंगे और यह भी बताएंगे कि कैसे कांग्रेस की सरकारों ने इसी बीबीसी को बैन तक कर दिया था। कांग्रेस की सरकारों ने इसी बीबीसी को खुद बैन किया था। मतलब खुद करें तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां हो गया तो हो हल्ला होगा, आपातकाल लग गया। एक समय तो ऐसा भी आ गया था जब बीबीसी को बोरिया बिस्तर उठाकर भारत से जाना पड़ा था, क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इसी बीबीसी के दिल्ली वाले दफ्तर पर ताला जड़वा दिया था। तब नहीं लगा था आपातकाल, तब प्रेस की स्वतंत्रता खतरे में नहीं आई थी। आज आपातकाल लग गया है। लेकिन उससे पहले बीबीसी के बचाव में उतरे विपक्ष की दलीलें और बीबीसी और कांग्रेस पर बीजेपी के आरोप सुनिए। फिर हम ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन के भारत बांटो कॉर्पोरेशन में बदल जाने की पूरी यात्रा आपको दिखाएंगे। सत्य जो होता है इस पर 1000 कॉन्स्पिरेसी कर लो, कुछ नहीं होता है। वो करोड़ों सूर्य की भांति तेजस्वी बनकर ही बाहर आता है। ये तो मोदी जी के पीछे 2002 से कर रहे हैं और हर बार मोदी जी मजबूत होकर, सच्चे बनकर और जनता की ज्यादा लोकप्रियता हासिल कर बाहर आए हैं। यहाँ हम जेपीसी की मांग कर रहे हैं अडानी के मामले में, और वहाँ सरकार बीबीसी के पीछे पड़ी हुई है। विनाशकाले विपरीत बुद्धि। दुख की बात यह है कि बीबीसी का प्रोपेगेंडा और कांग्रेस का एजेंडा एक साथ मेल खाता है। जब भारत आगे बढ़ता है तो ये एजेंसियां हो या राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी और जो राजनीतिक दल विपक्ष में है, उनको बड़ा दर्द होता है। मैं 40 साल से देख रहा हूँ, बीबीसी में रेडियो न्यूज हो, टीवी में आने लग गई, तो आज भी लोगों में उसकी क्रेडिबिलिटी है। कारण बताना चाहिए देशवासियों को, भाई आपने बीबीसी की जैसी संस्था को भी आपने टारगेट क्यों बनाया है। देशवासियों को विश्वास में लेना चाहिए, वरना पूरी देश की मैं समझ तो बदनामी सरकार की भी होगी दुनिया के अंदर, मेरा मानना है। वैसे जिस बीबीसी को बचाने में आज कांग्रेस पार्टी जुटी हुई है ना, उस बीबीसी पर कांग्रेस की सरकार के दौरान ही इनकम टैक्स विभाग ने ऐसी जांच की थी। 2009 में जब देश में यूपीए की सरकार थी, तब बीबीसी पर इनकम टैक्स चोरी के आरोप लगे थे। कोई पहली बार नहीं हो रहा है ये। 2009 में भी इनकम टैक्स चोरी के आरोप लगे थे, नोटिस सर्व किया गया था 2009 में। तब तो कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं आई थी ना, तब तो मोदी सरकार नहीं थी, तब क्यों नोटिस जारी हुआ था? तब आपातकाल था, तब कांग्रेस का आपातकाल था, या तब देशवासियों को जवाब देना चाहिए था। तब गलत हो रहा था बीबीसी के साथ, मतलब तब सही हो रहा था और अब गलत हो रहा है। इनकम टैक्स विभाग ने बीबीसी की सब्सिडियरी कंपनी बीबीसी वर्ल्ड वाइड लिमिटेड को नोटिस भेजा था, 2009 में भी भेजा था, बल्कि 2016 में यह मामला दिल्ली हाईकोर्ट में भी पहुंच चुका है। अब अचानक नहीं हुआ ये, पहले भी नोटिस दिए गए, मामला कोर्ट तक पहुंचा, कई नोटिस दिए गए। अब आप सोचिए, कांग्रेस बीबीसी पर कार्रवाई को गुजरात दंगों पर बनी डॉक्यूमेंट्री से जोड़ रही है। ये तो 2016, 2009 कितने नोटिस, ये डॉक्यूमेंट्री सिर्फ ब्लॉक की गई, बैन नहीं किया गया। जबकि कांग्रेस का मतलब आप सोचिए, यहां तो बीबीसी को बैन नहीं किया गया, सिर्फ उसके विजुअल कंटेंट के एक्सेस को ब्लॉक किया गया। जबकि कांग्रेस काल में तो बीबीसी को बैन ही कर दिया गया था।
1970 में बीबीसी के उसी BBC 2 चैनल पर भारत विरोधी 2 डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई थी। सुनिएगा, इनके नाम थे कैलकाटा और फैंटम इंडिया। दोनों डॉक्यूमेंट्रीज का निर्माण फ्रांस के फिल्म निर्माता लुई माले ने किया था। दोनों ही फिल्में भारत विरोधी थी और दुनिया के सामने भारत की एक गरीब, गंदगी से भरे, पिछड़े देश की तस्वीर पे इनके पेट में दर्द होता है ना कि भारत इतना आगे कैसे बढ़ गया। ये बीबीसी और अंग्रेजों के पेट में बहुत दर्द होता है कि भारत इतना आगे कैसे बढ़ गया, तो भारत की वही छवि दिखाते हैं, एंटी इंडिया। ये बात उस समय की सरकार को पसंद नहीं आई, बिल्कुल सही बात नहीं आनी चाहिए, और बीबीसी पर 2 साल के लिए बैन लगा दिया गया था। इंदिरा गांधी जी ने बीबीसी को 2 साल के लिए बोरिया बिस्तर उठाकर भारत से जाना पड़ा था। तब नहीं लगा था आपातकाल, ये अभिव्यक्ति की आजादी थी। आपको पता है उस समय देश का प्रधानमंत्री कौन था? इंदिरा गांधी थी। इसके बाद 1975 में कांग्रेस के 41 सदस्यों ने, आप सुनिएगा ये तथ्य, 1975 में कांग्रेस के 41 सदस्यों ने, 41 मेंबर्स ने, एक मेंबर्स बल्कि आप कह लीजिए सांसदों ने, 41 एमपीज ने, सांसदों ने एक चिट्ठी लिखकर बीबीसी पर भारत की छवि खराब करने का आरोप लगाया। अभी तो किसी ने चिट्ठी भी नहीं लिखी। कौन से बीजेपी के सांसदों ने चिट्ठी लिख दी? कांग्रेस ने तो, कांग्रेस के 41 सांसदों ने बीबीसी पर भारत की छवि खराब करने का आरोप लगाया, चिट्ठी लिखी, बैन लगाने की मांग की थी। यह वो समय था जब भारत में आपातकाल लगा था। पहली बार भारत के लोगों का परिचय आपातकाल जैसे शब्द से हुआ था, लेकिन आपातकाल तो अब लग गया ना, क्योंकि बीबीसी पर एक्शन हो गया। कुछ भी हो, मोदी विरोध होना चाहिए, देश के दुश्मन भी कबूल है। आईटी विभाग के सर्वे को कांग्रेस तानाशाही बता रही है, लेकिन तानाशाही कैसे होती है इसका अनुभव सच में भारत के लोगों को 1975 में हुआ था, जब मीडिया पर सेंसरशिप लागू की गई थी। बड़े बड़े मीडिया संस्थान भी सरकार के आगे झुक गए थे। इन्हीं हालात पर एक बार लालकृष्ण आडवाणी ने कहा कि मीडिया को झुकने के लिए कहा था, लेकिन संपादक इंदिरा गांधी के सामने रेंगने लगे थे। 1965 की जंग के दौरान भी बीबीसी पर, सुनिएगा, 1965 की जंग के दौरान भी बीबीसी पर भारत विरोधी रिपोर्टिंग के आरोप लगे थे। इसके अलावा दुनिया भर में भी बीबीसी पर पक्षपाती और झूठी रिपोर्टिंग के आरोप लगते रहे हैं। आज क्यों बीबीसी के साथ पूरा ऑपोजिशन खड़ा है? देश के साथ खड़ा होना चाहिए, देश की एजेंसीज के साथ खड़ा होना चाहिए, लेकिन देश के कानून देश की एजेंसी से बड़ी हो गई कोई विदेशी मीडिया समूह। कांग्रेस जिस बीबीसी को, या पूरा ऑपोजिशन का पूरा महागठबंधन हो गया है, बीबीसी को बचाने में जुटी है, वो ना तो दुनिया की सबसे पाक साफ समाचार संस्था है, और ना ही वो सिर्फ इसलिए विपक्ष की नजरों में दूध की धुली हो जाती है क्योंकि उसका मुख्य व्यवसाय पत्रकारिता है। ऐसा नहीं है ना भाई, अगर पत्रकारिता आपका पेशा है तो किसी देश के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाने का लाइसेंस थोड़ी ना मिल जाता है आपको। और उसके निशाने पर भारत है, और भारत के प्रधानमंत्री है, भारत की न्याय व्यवस्था है। सुप्रीम कोर्ट का मजाक उड़ाया ना डॉक्यूमेंट्री के जरिए। बीबीसी पर आरोपों की फेहरिस्त काफी लंबी है, और बीबीसी पर ऐसे आरोप सिर्फ भारत में नहीं है बल्कि दुनिया के कई देशों में लग चुके हैं। यहां तक कि सुनिएगा, खुद ब्रिटेन में भी ये जितने लोग, हमारे यहां के लोग, हमारे देश के लोग बीबीसी के सम्मान में मैदान में है ना, उनको जानना चाहिए कि खुद ब्रिटेन में भी बीबीसी के खिलाफ जांच चल रही है। जहां बीबीसी का जन्म हुआ था, जहां की सरकार से बीबीसी को अच्छा खासा फंड मिलता है, वहां पर भी बीबीसी के खिलाफ जांच हो रही है। वहां तो नहीं है ना मोदी सरकार। या ब्रिटेन की जांच भी मोदी विरोधी डॉक्यूमेंट्री का नतीजा? अब ये लोग कहेंगे ये कि ब्रिटेन की जांच भी डॉक्यूमेंट्री की वजह से हो रही होगी। मतलब जो भारत के लोग अपनी देश की एजेंसी के साथ खड़े ना होकर बीबीसी के साथ खड़े हैं, उन्हें जानना चाहिए कि बीबीसी पर खुद उनके अपने ही देश ब्रिटेन में भी एक भ्रष्टाचार के मामले की जांच हो रही है। ब्रिटेन में हंगामा मचा हुआ है बीबीसी को लेकर। सुनिएगा, 2021 में बीबीसी के चेयरमैन के तौर पर रिचर्ड शार्प की नियुक्ति होनी थी। पूरी कहानी सुनिएगा, फिर से बताऊंगा। 2021 में बीबीसी के चेयरमैन के तौर पर रिचर्ड शार्प की नियुक्ति होनी थी, लेकिन इसी दौरान रिचर्ड शार्प ने ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को 8 करोड़ का लोन दिलवाने में मदद की। आरोपी हैं कि उसी मदद की एवज में बीबीसी के चेयरमैन वो बन गए। अब ब्रिटेन में इस पर राजनीतिक गरमाई हुई है, क्योंकि इसे हितों के टकराव से जोड़कर देखा जा रहा है। वहां पर जांच चल रही है। पिछले महीने की 31 तारीख को हमने बीबीसी पर चीन से फंड लेने पर भी एक खबर आपको दिखाई थी ना। अब ये बीबीसी का चीनी कनेक्शन भी है। अब कांग्रेस आज बीबीसी के सम्मान में मैदान में है, लेकिन बीबीसी का एक चाइनीज कनेक्शन भी है। जी हां, वो बताते हैं, दरअसल ब्रिटेन की ही एक मीडिया कंपनी द स्पेक्टेटर ने
अपने ही देश की मीडिया हाउस बीबीसी के खिलाफ एक बहुत बड़ा खुलासा किया। द स्पेक्टेटर ने एक आर्टिकल लिखकर दावा किया था कि ब्रिटेन ने जिस चीनी कंपनी हुआवे को प्रतिबंधित किया हुआ है, बीबीसी अपने ही देश के खिलाफ जाकर चोरी छिपे ढंग से हुआवे से मोटा फंड ले रहा है। हुआवे के फंड से भारत विरोधी प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है और चीन की कंपनियों से फंड लेकर पत्रकारिता के नाम पर भारत विरोधी चीनी प्रोपेगेंडा चला रहा है। कौन? बीबीसी। ये स्पेक्टेटर का दावा, मतलब चीनी चंदे से भारत विरोधी प्रोपेगेंडा चल रहा है। ये द स्पेक्टेटर के इसी दावे के बाद आपको याद होगा वरिष्ठ वकील और बीजेपी नेता महेश जेठमलानी ने दावा किया था कि बीबीसी भारत विरोधी दुष्प्रचार फैलाने के लिए चीन की कंपनियों से पैसे ले रहा है। अब कांग्रेस क्यों मचा रही है बीबीसी को, इसको भी जोड़कर देखिए। मतलब क्या ये जुड़ती हैं एक दूसरे से चीजें, हमें नहीं पता है। महेश जेठमलानी ने दावा किया था कि कांग्रेस के बड़े नेता और यूपीए सरकार में कैबिनेट मंत्री जयराम रमेश उसी चीन की टेलीकॉम कंपनी हुआवे के लिए 2005 से पैरवी कर रहे हैं। जिस हुआवे का पैसा बीबीसी में लगा, उस हुआवे की पैरवी किसने की? कांग्रेस पार्टी ने। यह महेश जेठमलानी ने आरोप लगाया था। मतलब जिन्हें आज बीबीसी पर हुई आयकर विभाग की कार्रवाई में आपातकाल नजर आ रहा है और जो कह रहे हैं कि विनाशकाले विपरीत बुद्धि। हमने जब महेश जेठमलानी के दावों की पड़ताल की तो हमें पता चला था कि 2010 में जब टेलीकॉम सेक्टर में चीन की कंपनियों के बनाए उपकरण भारत में आयात करने पर विचार हो रहा था, तो जयराम रमेश ने उस वक्त चीन जाकर चीनी कंपनियों के पक्ष में बैटिंग की थी। यह आरोप लगाया महेश जेठमलानी ने। वर्ष 2010 में बीजिंग में तत्कालीन केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश चीन की कंपनियों को लेकर, उन्होंने कहा था कि चीन की कंपनियों को लेकर अपनी सरकार को घेरा था कि गृह मंत्रालय जरूरत से ज्यादा चौकस और रक्षात्मक है। इसके बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने जयराम रमेश से नाराजगी जाहिर करी थी और कहा था कि वो दूसरे मंत्रालयों के कामकाज पर टिप्पणी ना करे, खासकर चीन जैसे पड़ोसियों के मामलों में टिप्पणी करने से बचना चाहिए। मतलब आप समझिए, उस वक्त चीनी कंपनियों के साथ जयराम रमेश, आरोप महेश जेठमलानी का, बकौल महेश जेठमलानी, उस वक्त चीनी कंपनियों के साथ कौन? जयराम रमेश। और आज कांग्रेस पार्टी के कम्युनिकेशन इंचार्ज कौन? जयराम रमेश। और कांग्रेस पार्टी किसके साथ खड़ी है? बीबीसी। और बीबीसी से किससे फंडिंग का आरोप है? हुआवे। बीबीसी के चीनी प्रोपेगेंडा के साथ भी कांग्रेस पार्टी खड़ी होती हुई नजर आ रही है। ये सारी कड़ियां एक दूसरे से जुड़ती हुई नजर आ रही है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, हम तुरंत हाजिर होंगे। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होंगे। छोटा सा ब्रेक। मैं सोच भी नहीं सकता था गवर्नमेंट फंक्शनरी को इंपर्सनेट करता था, आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीभ काट दो। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग नाउ। गृह मंत्री अमित शाह ने एक इंटरव्यू में अदानी मामले पर कहा कि फिलहाल मामला सुप्रीम कोर्ट में है, लिहाजा कुछ भी बोलना ठीक नहीं है। उन्होंने PFI पर कहा कि कांग्रेस ने PFI के केस खत्म किए थे, जबकि मोदी सरकार ने PFI पर रोक लगाई। अमित शाह ने कहा कि बीजेपी के पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। उन्होंने दावा किया कि पूर्वोत्तर में तेजी के साथ विकास हुआ। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज मिशन नॉर्थ ईस्ट पर नागालैंड और मेघालय जाएंगे। जेपी नड्डा पहले नागालैंड की राजधानी कोहिमा में होने वाली बीजेपी की रैली में शामिल होंगे। वो विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी का संकल्प पत्र भी यहां से जारी करेंगे और जिसके बाद जेपी नड्डा मेघालय जाएंगे। वो शिलांग में होने वाले बीजेपी की रैली में शामिल होंगे। आज पुलवामा में हुए आतंकी हमले की चौथी बरसी है। इस मौके पर पुलवामा में CRPF और पुलिस अधिकारियों ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने लिखा कि शहीद हुए जवानों के साहस और बलिदान को देश नमन करता है। उनके परिवारों के साथ पूरा देश खड़ा हुआ है। साल 2019 में आतंकी हमले में 40 जवान शहीद हो गए थे। उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में मां बेटे की मौत के मामले में SDM 4 लेखपाल और एक कानूनगो और रूरा थानाध्यक्ष के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। उनके खिलाफ 10 से 12 अज्ञात लोगों और करीब 15 पुलिसकर्मियों को भी आरोपी बनाया गया है। रूरा थाना इलाके के मड़ौली गांव में जमीन खाली कराने के दौरान झोपड़ी में आग लग गई थी और जिससे मां बेटे की मौत हो गई थी। दिल्ली जल बोर्ड के बिल कनेक्शन घोटाले में एंटी करप्शन ब्यूरो ने कार्रवाई की। इस मामले में बिल कलेक्शन करने वाली कंपनी के 3 अधिकारी
गिरफ्तार कर लिए गए हैं। केरल के रहने वाले राजेंद्र किजनाथ नायर के साथी गोपी कुमार केडिया और अभिलाष पिल्लई को गिरफ्तार कर लिया गया है। राजेंद्र किजनाथ नायर के पास रूस का पासपोर्ट भी बरामद कर लिया गया। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को बड़ा झटका लगा। दोनों को एमपी एमएलए कोर्ट ने 2-2 साल की सजा सुना दी है। इस मामले में 6 आरोपियों को सबूतों की कमी की वजह से बरी भी कर दिया गया। साल 2008 में एक मुजफ्फरनगर में गाड़ी की चेकिंग के विरोध में आजम खान और अब्दुल्ला आजम ने सड़क पर धरना दिया था। बेंगलुरु में एरो इंडिया 2023 शो के दौरान लड़ाकू विमानों ने हैरत अंगेज करतब दिखाए। एयर शो के शुरुआत के बाद वायुसेना के विमानों की गर्जना से आसमान गूंज उठा। इस बीच सूर्य किरण विमानों ने उड़ान भरी और आसमान में हाथ बनाया, जिस पर सबकी निगाहें थम गई। बताया गया कि वायुसेना की सूर्य किरण एरोबैटिक टीम ने आसमान में दिल बनाकर एरो इंडिया 2023 को समर्पित किया। तुर्की और सीरिया में भूकंप की वजह से मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। दोनों देशों में अब तक 37,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। तुर्की में 31,643 जबकि सीरिया में 5,700 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। और इस बीच दोनों देशों में मलबे में फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। तुर्की के हतै में मलबा हटाने का काम लगातार जारी। भूकंप की वजह से कई इमारतें ध्वस्त हो चुकी है, तो वहीं कई इमारत जर्जर भी हो चुकी है और जिसे गिराकर उसका मलबा इस वक्त हटाया जा रहा है। जर्जर हुई इमारतें लोगों के लिए खतरा बनी हुई हैं, जिसे इस वक्त ढहाया जा रहा है। 8 दिन बीत जाने के बाद भी रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा नहीं हो पाया। सोमवार को भी बचाव कर्मियों ने ढही इमारतों से कई लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। तुर्की में भूकंप ने एक तरफ इमारतों को जमींदोज कर दिया, वहीं सड़कों से लेकर रेल परिवहन तक को बाधित कर दिया है। ऐसे में अब रेल यातायात को फिर से चालू करने की कोशिश की जा रही है। शहर गाजियानटेप में तबाही के बीच ट्रेन के 6 डिब्बों को उठाकर पटरी पर लाया गया और जिससे कि रेल लाइन पर आवाजाही शुरू की जा सके। उत्तर प्रदेश की मथुरा में हथियार के साथ वीडियो बनाने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इन लोगों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें वो गाड़ी पर तमंचा लहराते हुए दिखाई दिए और जिसके बाद पुलिस ने चारों को गिरफ्तार कर लिया और साथ ही अवैध हथियार और गाड़ी भी जब्त कर ली। मुंबई में एक बड़ा हादसा हो गया। सिद्धिविनायक मेट्रो स्टेशन के शेड में भीषण आग लगी और जिसकी वजह से एक बड़े इलाके में धुआं फैल गया। हादसे की वजह से लोगों में अफरा तफरी मच गई। घटना की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने की कोशिश में जुट गई। फिलहाल पुलिस आग लगने की वजह क्या थी, इसकी जांच कर रही है। उत्तर कश्मीर के हंदवाड़ा में बड़ा हादसा हुआ। एक मकान में भीषण आग लग गई, जो देखते ही देखते पूरे मकान में फैल गई। आसपास के लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की और इस बीच लोगों की सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने मुश्किल से आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक पूरा का पूरा मकान जलकर राख हो चुका था। फिलहाल आग लगने की वजह की जांच की जा रही है। मध्य प्रदेश के सीहोर में एक बस हादसे का शिकार हो गई। बस सीहोर से रवाना हुई और संतुलन बिगड़ने की वजह से थोड़ी ही दूर जाकर पलट गई। बताया गया कि बस में 37 यात्री सवार थे, जिनमें 35 लोग जख्मी हो गए और जिन्हें पास के अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। इन सबके बीच में गनीमत ये रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई। वहीं पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है। बिहार के वैशाली में हुए हादसे में करीब 25 लोग जख्मी हो गए। आज सुबह मुजफ्फरपुर हाजीपुर हाईवे पर तेज रफ्तार बस ने ट्रक को पीछे से टक्कर मार दी और जिससे बस ड्राइवर समेत करीब 25 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। हादसे में बस के अगले हिस्से को भारी नुकसान हुआ। बस बेतिया से पटना की ओर जा रही थी, जिसमें 45 यात्री सवार थे। हरियाणा के चरखी दादरी में फेरों से पहले कार की डिमांड पूरी न होने पर बारात लौट गई। दुल्हन पक्ष का आरोप है कि शादी के मंडप में फेरों से ठीक पहले वर पक्ष ने कार की डिमांड की और गाड़ी न देने पर 15 लाख रुपए नगद मांग लिए। वहीं ये मांग पूरी जब नहीं हो पाई तो दूल्हा मंडप से फरार हो गया। इस मामले में दुल्हन पक्ष की शिकायत पर पुलिस ने मामला भी दर्ज कर लिया। नेपाल के काठमांडू में पुलिस और ड्राइवर्स के बीच झड़प हो गई। बताया गया कि नए ट्रैफिक नियमों के खिलाफ ड्राइवर सड़क पर उतरे और प्रदर्शन करने लगे, लेकिन इस बीच बस स्टैंड पर गाड़ी खड़ी करने पर पुलिसकर्मियों ने चालान काट दिया और जिसके विरोध में पथराव शुरू हो गया कि तभी पुलिसकर्मी भी डंडे बरसाते हुए नजर आए। इसके साथ भीड़ को हटाने के लिए आंसू गैस के गोले भी दागे गए। आर्थिक संकट से जूझते पाकिस्तान में चीजों के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पाकिस्तान में दूध के दाम 210 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गए हैं, जबकि चाय की पत्ती की कीमत 2500 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है। IMF की शर्त मानते हुए पाकिस्तान सरकार ने बिजली सब्सिडी खत्म कर दी है और जिसके बाद बिजली की कीमतें भी बढ़ गई। न्यूजीलैंड में
गैब्रियल तूफान ने भारी तबाही मचाई है। तूफान की वजह से कई जगह पेड़ गिरने से रास्ते भी बंद हो चुके हैं। कुछ जगह पर सड़कों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। भारी बारिश की वजह से लोगों की मुश्किलें भी यहां पर बढ़ चुकी हैं। हजारों घरों में बिजली की सप्लाई ठप पड़ी है। न्यूजीलैंड सरकार ने तूफान को देखते हुए इमरजेंसी भी घोषित कर दी है। अमेरिका के टेक्सास में बड़ा हादसा हुआ। खतरनाक सामान लेकर जा रही ट्रेन ह्यूस्टन में पटरी से उतर गई। बताया गया कि ट्रेन की 7 बोगियां पटरी से उतरी। इस हादसे में एक आदमी की मौत हो गई। हादसे की वजह से सड़क पर भी कुछ मलबा फैल गया और जिसे साफ करने का काम लगातार किया जा रहा है। फिलहाल पुलिस घटना की वजहों की जांच कर रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने एक इंटरव्यू में अडानी मामले पर कहा कि फिलहाल मामला सुप्रीम कोर्ट में है, लिहाजा कुछ भी बोलना ठीक नहीं है। उन्होंने पीएफआई पर कहा कि कांग्रेस ने पीएफआई के केस खत्म किए थे, जबकि मोदी सरकार ने पीएफआई पर रोक लगाई। अमित शाह ने कहा कि बीजेपी के पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। उन्होंने दावा किया कि पूर्वोत्तर में तेजी के साथ विकास हुआ। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज मिशन नॉर्थ ईस्ट पर नागालैंड और मेघालय जाएंगे। जेपी नड्डा पहले नागालैंड की राजधानी कोहिमा में होने वाली बीजेपी की रैली में शामिल होंगे। वो विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी का संकल्प पत्र भी यहां से जारी करेंगे और जिसके बाद जेपी नड्डा मेघालय जाएंगे। वो शिलांग में होने वाले बीजेपी की रैली में शामिल होंगे। आज पुलवामा में हुए आतंकी हमले की 4थी बरसी है। इस मौके पर पुलवामा में सीआरपीएफ और पुलिस अधिकारियों ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने लिखा कि शहीद हुए जवानों के साहस और बलिदान को देश नमन करता है। उनके परिवारों के साथ पूरा देश खड़ा हुआ है। साल 2019 में आतंकी हमले में 40 जवान शहीद हो गए थे। उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में मां बेटे की मौत के मामले में एसडीएम 4 लेखपाल और 1 कानूनगो और रूरा थानाध्यक्ष के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। उनके खिलाफ 10 से 12 अज्ञात लोगों और करीब 15 पुलिसकर्मियों को भी आरोपी बनाया गया है। रूरा थाना इलाके के मड़ौली गांव में जमीन खाली कराने के दौरान झोपड़ी में आग लग गई थी और जिससे मां बेटी की अपने बच्चों को दबा देते हैं, हम खुद मर जाते हैं। अगर आप लोग को ये करना है तो मैं ये भी करके दिखाने के लिए तैयार हूं। तो बेगारत है ये हुकूमत वाले। ये जो बेटा है ना, ये जो खड़ा हुआ है, ये स्कूल गया था, स्कूल से लकड़ियाँ लेकर आया है बैग में कि घर में खाना बने। घर में खाना बनेगा क्योंकि ये भूखा गया था। पैसे भी खत्म हो गए हमारे पास। अब किससे कहें हम? अल्लाह माफ करे, ऐसे कोनी के मांगने वाले। कट गया पाकिस्तान की बर्बादी का पर्चा। तो देश अपनी ऊर्जा दूसरों को नष्ट करने में लगाता है, वो स्वभाववश नष्ट हो जाता है और पाकिस्तान को बहुत जल्दी भारत में विलय हो जाना चाहिए। यही रास्ता उसके पास है। दरखास्त करूंगा चीफ मिनिस्टर साहब से कि यही कीमत रखें, नहीं रखेंगे तो फिर मैं अपने कपड़े बेचूंगा और आपको मैं आगाम इसने कब बेचे? दिखाया आवाम को कपड़े बेचते हुए, आवाम को कपड़े बेचते हुए दिखाया है। वेंटिलेटर पर पाकिस्तान, चंद दिनों का मेहमान। आज है जी वैलेंटाइंस डे, बिल्कुल जी, और हम नहीं मना रहे। अभी तक IMF ने हमें लव लेटर दिया ही नहीं और उस लव लेटर का हम इंतजार कर रहे हैं IMF की तरफ से। इसमें ये लिखा होगा कि जी वो हमें फंड दे रहा है। बोरिया बिस्तर लेकर भागे विदेशी एयरलाइंस। वर्जिन अटलांटिक एयरवेज का पाकिस्तान ऑपरेशंस मुअत्तल करने का मामला। पाकिस्तान के लिए मौसम गर्मा शेड्यूल मुकम्मल होने पर ऑपरेशंस मुअत्तल करने का फैसला किया गया। कर्ज के करंट से छटपटा रही आवाम। मरियम के पापा गली गली में शोर है, मरियम के पापा। फटेहाली का बोलबाला निकला दीवाला। महंगाई रे महंगाई, आवाम की दुहाई। कभी बिजली का झटका लगाते हैं, कभी पेट्रोल की कीमतें बढ़ाते हैं। आवाम पे इन्होंने पहले पेट्रोल बम गिराया, आज इन्होंने 200% गैस के रेट बढ़ा दिए, तो आवाम जो है वो किधर जाएगी? मरने के लिए भी अब 5-7 लाख की जरूरत है तो फिर बंदा मरेगा। अब तो बंदा खुदकुशी करके भी फंस जाता है। कटोरे में ना भीख ना रोटी, शहबाज की किस्मत खोटी। तो पाकिस्तान के लिए दुनिया ने मदद के दरवाजे बंद कर दिए हैं। बड़ी खबर यह कि IMF भी पाकिस्तान के कटोरे में भीख देगा या नहीं, अब कोई गारंटी नहीं है। वहां से मदद की उम्मीद भी ना के बराबर है।
उधर एक और बड़ी खबर है। बागेश्वर धाम के बाबा आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री ने पाकिस्तान पर बड़ी भविष्यवाणी कर दी है। इस बार बाबा ने पाकिस्तान का पर्चा काट दिया है। दिव्य दरबार से पाकिस्तान के नाम पर क्या पर्चा कटा है, ये देखिए अब आप। गेट बंद कर, गेट बंद कर, गेट बंद। ये भी है कि चंद साल बाद शायद ये बांग्लादेश से भीख मांग रहे हैं। मायूसी फैलाना करोड़ गुना बेहतर है झूठ फैलाने से। IMF की एक और डिमांड पूरी हो रही है और हुकूमत ने गैस की कीमतें 16.6% से 124% तक बढ़ा दी हैं। सरकार कह देगी तो हम तो पाकिस्तान में भी रामकथा चुराएंगे। पेट्रोल महंगा, आटा महंगा। आज पाकिस्तान कटोरा लेकर दुनिया में ना घूम रहा होता और शहबाज शरीफ को अपने मुल्क को गिरवी न रखना पड़ता अगर शहबाज एंड कंपनी ने बाबा बागेश्वर की बात सुन ली होती। माल लगाई जाए सेनापति। आखिरी सांसें गिन रहे पाकिस्तान का इलाज क्या अब बाबा के दिव्य दरबार में होने वाला है? IMF ने पाकिस्तान को ठेंगा दिखा दिया है और शहबाज शरीफ को चक्कर आ रहे हैं कि वो अब किस मुंह से जनता के पास जाएंगे। लेकिन बाबा बागेश्वर ने छतरपुर से ही पाकिस्तान को बचाने का एकमात्र रास्ता बता दिया है। आखिर बाबा ने क्या कहा है वो आपको बताएंगे, लेकिन बाबा बागेश्वर ने जो कहा वो सच साबित होने लगा है। एतबादा की सवारी आती है, गंदी विद्या है, प्रेत भेजा हुआ है, संतोष नाम के तांत्रिक द्वारा करवाया गया है, इसलिए गला पकड़ता है, कट जाएगा, कृपा हो जाएगी, आशीर्वाद है। बोले बागेश्वर धाम सरकार की। क्या यही है? एकदम सही, कोई संदेह है? वहां बैठो बहन मुट्ठी बांध। दिव्य दरबार में एक चुटकी में लोगों की परेशानी छूमंतर होने का दावा किया जाता है, लेकिन पड़ोसी देश एक ऐसे प्रेत के जाल में फंस चुका है जहां से निकलने का रास्ता बर्बादी ही है। और बाबा बागेश्वर ने भी पाकिस्तान की हालत को अपने दरबार से ही भांप लिया है, इसलिए उन्होंने पाकिस्तान का भी पर्चा काट दिया है। जो देश अपनी ऊर्जा दूसरों को नष्ट करने में लगाता है वो स्वभाववश नष्ट हो जाता है और पाकिस्तान को बहुत जल्दी भारत में विलय हो जाना चाहिए, यही रास्ता उसके पास है। तो कहता अल्लाह मैं अपने पास बुला लिया, मैंने किया था। इतनी परेशानी हो रही है, अभी महीना हमें काटना मुश्किल हो गया। यकीन करिएगा पैसे भी खत्म हो गए हमारे पास। अब किससे कहें हम? अल्लाह माफ करे, ऐसी कौन के मांगने वाले। मेरे तो भाई 6 महीने से शौहर हैं बेरोजगार। अब मेरे पास इतना बहुत होता है कि मैं अपने छोटा बच्चा है मेरा, वो काम करता है, मैं उसको गुजारा कर रही हूँ। दरखास्त करूंगा चीफ मिनिस्टर साहब से कि यही कीमत रखें, नहीं रखेंगे तो फिर मैं अपने कपड़े बेचूंगा और आपको मैं आटा बनेगी और हम खड़े होंगे अपने पांव पे। और जो कहते हैं ना कि बेगर्स कांट बी चूजर्स, अपने गरेबानों में झांकें कि कौमें वही खड़ी होती हैं जो चूजर्स होती हैं। बेकारी को कौन पूछता है? मरियम के पापा गली गली में शोर है, मरियम के पापा। आर्थिक तबाही के दौर से गुजर रहे पाकिस्तान में विमानों और हेलीकॉप्टरों के लिए जेट फ्यूल की भारी कमी हो गई है, जिससे विमानों की उड़ान को रोकना पड़ रहा है। ब्रिटेन की एयरलाइन कंपनी वर्जिन अटलांटिक ने तो पाकिस्तान से अपना बोरिया बिस्तर समेटने का ऐलान कर दिया है। आज पाकिस्तान के बिगड़ते हालात को इन आंकड़ों से समझा जा सकता है। पाकिस्तान में दूध 200 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है, चावल की कीमतें 240 रुपए प्रति किलो है, प्याज की कीमत तो 231 रुपए प्रति किलो तक पहुंच चुकी है, सरसों का तेल 540 रुपए प्रति लीटर और चिकन 780 रुपए प्रति किलो पहुंच चुका है। कि उसके लिए तो पहुंच ही उसकी मतलब है ही नहीं। बेचारे लोगों को मैं देखता हूँ, खुद भी खड़ा होकर, मैं खुद भी मुर्गी तकरीबन 5-6 किलो 7 किलो लेता था, तो उस वक्त भी ये था अंदाज़ा कि चले भाई 19-20 महंगाई है तो आदमी अफोर्ड कर लेता है, जैसे तैसे गुजारा करता है। गरीब आदमी दिहाड़ी क्या लगाएगा और वो अपने बच्चों को खिलाएगा क्या? अब वो बेचारा सोच रहा है कि मैं मरूं कैसे और जीऊं कैसे। जिसका 500, 1000, 800 रुपए दिहाड़ी होगा वो किधर से गोश्त खाएगा जी? वो तो सब्जी खाना भी मुश्किल हो गया। 700 रुपए किलो। मेहमान आ गए जब भी ले रहे हैं, वरना तो हम ले रहे भी नहीं, हमारे बस में नहीं है मुर्गी। पाकिस्तान बिखरने की कगार पर आ गया है। एक एक दिन इस मुल्क पर भारी है। कंगाली, भुखमरी,
बर्बादी के रास्ते पर चलने वाला देश अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है, लेकिन रास्ता कहीं दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि हर जगह से दरवाजे बंद हो चुके हैं। अवाम पे इन्होंने पहले पेट्रोल बम गिराया, आज इन्होंने 200% गैस के रेट बढ़ा दिए, तो अवाम जो है वो किधर जाएगी? मरने के लिए भी अब 5-7 लाख की जरूरत है, तो फिर बंदा मरेगा। अब तो बंदा खुदकुशी करके भी फंस जाता है। चलिए, कट्टरपंथी पाकिस्तान के बाद अब हम कट्टरपंथ के उस गुलाम की बात करेंगे जिसे शायद आने वाले चुनावों में इक्के की तरह इस्तेमाल करने पर विचार हो रहा है। शायद इसलिए एक कट्टरपंथी नेता जो हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाता हो, हिंदू मान्यताओं का मजाक उड़ाता हो, भारत की उपलब्धियों का मजाक उड़ाता हो, भारतीय सेना का मजाक उड़ाता हो, भारतीय सेना को गाजर मूली कहता हो, मजहबी आधार पर सेना में मुसलमानों की भर्ती की बात करता हो, जो भारत के शहरों को करबला बनाने की धमकी देता हो। सोचिए, ऐसे कट्टरपंथी, भड़काऊ और जहरीले नेता को सेकुलरिज्म के नाम पर बचाया जा रहा है। हम बात कर रहे हैं जेडीयू के लिए आदरणीय नेता गुलाम रसूल बलियावी की। इस कट्टरपंथी नेता ने अब भारतीय सेना को लेकर आपत्तिजनक और अपमानजनक टिप्पणी की है। बिहार के नवादा में इदारा शरिया कार्यक्रम में जेडीयू के कथित सेकुलर नेता गुलाम रसूल बलियावी ने इंडियन आर्मी में कट्टरपंथी एजेंडा रखकर मुसलमानों को भड़काने की कोशिश की है। बलियावी ने भारतीय सैनिकों की तुलना गाजर मूली से की और कहा कि सेना में 30% मुसलमानों को भर्ती करो। झूठ बोला कि भारतीय सेना में पठान रेजिमेंट हुआ करती थी, जिसे खत्म कर दिया गया। पहले पूरा बयान सुन लीजिए आप, फिर हम आपको आगे बताएंगे कि कैसे ऐसे बयान कैसे वोट बैंक की गुलामी को ध्यान में रखकर ही दिए जाते हैं। पाकिस्तान के आतंकियों से निपटने में आपको डर लग रहा है ना? क्या बात है? तो सिर्फ 30% फौज में मुसलमान के बच्चों को जगह दे दो। और मैंने तो पार्लियामेंट में कहा था, अभी भी कह रहा हूं और प्रधानमंत्री से भी कह रहा हूं, लोहे को लोहा काटता है, लोहे को गाजर नहीं काटता। पहले तो था ना पठान रेजिमेंट। पठान रेजिमेंट था कि नहीं था? क्यों खत्म किया गया? मतलब लोहे को लोहा काटता है, गाजर मूली नहीं। जो अभी भारतीय सेना, उससे काम नहीं चलेगा, 30% मुसलमानों की भर्ती कर दो। लोहे को लोहा काटता है, गाजर मूली नहीं। भारतीय सेना जो अभी है उससे काम नहीं, 30% मुसलमानों की भर्ती कर दो। गुलाम रसूल बलियावी उस जेडीयू के नेता हैं जो दावा करती है कि वो धर्म मजहब की राजनीति नहीं करती है, सेकुलर है, धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, कट्टरपंथियों से दूर रहती है। लेकिन आज हम गुलाम रसूल बलियावी का जो कच्चा चिट्ठा निकाल कर लाए हैं ना, उससे लगता है कि जेडीयू सेकुलर राजनीति को लेकर जो दावे करती है ना, वो सच नहीं है। गुलाम रसूल बलियावी के सेना के खिलाफ बयान पर जेडीयू ने यह दिखाने की कोशिश जरूर की है कि पार्टी ऐसे बयानों के खिलाफ है, लेकिन नीतीश कुमार का मानना है कि ऐसे बयान पर ध्यान नहीं देना चाहिए। वो कन्नी काट गए इस बयान पर भी। उन्होंने इस बयान की मुखालफत नहीं की कि गलत बोला, उन्होंने बोला ध्यान नहीं देना चाहिए। कोई अगर बोल दिया है तो बहुत लोग की अपनी आदत है कुछ कुछ बोलने की। मुख्यमंत्री जी, आज पुलवामा का चौथी वर्ष होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या बोला तो हम कभी पूछेंगे, बतियाएंगे। आज हम आ रहे थे तब हम रास्ता में रखे जाते हैं पार्टी में ऐसे नेता। फायदा होता है आगे चल के, क्या फायदा होता है बताएंगे आपको। पुष्टिकरण, वोट मिल जाता है, पता नहीं क्या क्या हो जाता है। इसलिए खुलकर मुखालफत भी नहीं करनी होती है ऐसे नेताओं की, फिर वोट बैंक नाराज हो जाता है। उसी वोट बैंक के चक्कर में इस तरह के बयान दिए जाते हैं। ये लोग ऐसा सोचते हैं, ऐसा होता नहीं है वैसे। इस तरह के बयानों से तो मुसलमान और गुस्सा होते हैं, राष्ट्रवादी मुसलमान इनको आईना दिखाते हैं, लेकिन इनको लगता है कि वोट मिल जाएंगे। भाई जेडीयू भले ही दिखावा करे कि वो गुलाम रसूल के बयान से नाराज है, लेकिन नीतीश ने एक तरह से साफ कर दिया कि पार्टी गुलाम रसूल की कट्टरपंथी सोच पर ब्रेक नहीं चाहती है कि आज के बाद इस तरह का बयान नहीं देंगे, नोटिस जारी करेंगे। और बयान कैसे दे दिया? शायद इसलिए क्योंकि गुलाम रसूल एक कट्टरपंथी मौलाना जैसी सोच रखने वाले नेता हैं, और वोट बैंक की राजनीति करने वाले नेताओं को यह लगता है, होता नहीं है ऐसा, उनको लगता ऐसा है कि गुलाम रसूल मुस्लिम वोटों के भी ठेकेदार है।
हम आपको गुलाम रसूल के कुछ ऐसे बयान दिखाने जा रहे हैं। ये वाला तो सबने देख लिया, ये तो सुबह से चल रहा है सोशल मीडिया पर, तमाम चैनलों पर। लेकिन आज हम आपको गुलाम रसूल के कुछ ऐसे बयान दिखाने जा रहे हैं जिसके बाद आपको भी लग सकता है कि ऐसे कट्टरपंथी को जरूर जेडीयू और नीतीश कुमार को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। गुलाम रसूल ने जनवरी में भारत के शहरों को करबला यानी कि जंग का मैदान बनाने की धमकी दी थी। इन्होंने तो शहरों को करबला बना देंगे। गुलाम रसूल पहली बार नहीं हो रहा ऐसा, ये रिपीट ऑफेंडर है, हैबिचुअल है, तभी पार्टी में बने हुए हैं। शुक्र मनाई ने इनका प्रमोशन नहीं हुआ अभी तक, वरना तो स्वामी प्रसाद मौर्य का तो प्रमोशन हो गया था। रामचरितमानस पर सवाल उठाने पर प्रमोशन दे दिया जाता है। शुक्र मनाई इनका अब तक प्रमोशन नहीं हुआ है, पता नहीं हो जाए कल को। गुलाम रसूल ने योग दिवस का विरोध करते हुए कहा था कि इस्लाम सूर्य नमस्कार की इजाजत नहीं देता है। गुलाम रसूल ने कहा था कि बांग्लादेश बॉर्डर मुसलमानों को सौंप देने चाहिए। वो सेना में हिंदू मुसलमान बहुत करते हैं, इनका फेवरेट टॉपिक है। ट्रिपल तलाक पर कानून, सीए और एनआरसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की बात भी कही थी, लेकिन ये तो कुछ नहीं है। चलिए, तो इनके विचार हो सकते हैं, भले अभी अपने धार्मिक कार्यक्रमों में जो जो बातें कहते हैं ना, उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है। नीतीश के सो कॉल्ड सेकुलर नेता गुलाम रसूल बलियावी, जेडीयू के नेता, अपने मजहबी कार्यक्रमों में हिंदू मान्यताओं का अपमान करते हैं, देश की विश्वगुरु वाली सोच का मजाक उड़ाते हैं, हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाते हैं। और ऐसा मानना मुश्किल है कि बलियावी की सोच के बारे में नीतीश कुमार अनजान है। मतलब ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, पता ही नहीं है, जेडीयू अनजान है। सुनिए आप। बलियावी तो कहता है मुझे जितनी गालियां देनी हो दे लो, लेकिन मेरे आका की इज्जत पे हाथ डालोगे ना, अगर मेरे आका की इज्जत पे हाथ डालोगी तो अभी तो हम करबला मैदान में इकट्ठा हुए हैं, उनकी इज्जत के लिए हम शहरों को भी करबला बना देंगे। चाय बेचने वाला जी 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 विश्व गुरु नहीं बना सकता। जी जी जरूर। फतवा आलमगीरी लिखने वाला ही विश्व गुरु बनाएगा। माता को मार दिया, माता को पीट दिया, माता को बांट दिया, कमाल है। मां भी कहेंगे, दूध का व्यापार भी करेंगे, माएं भी सर पीटती होगी। जी कैसा पुत्र है, नाउज़ुबिल्लाह। तुमने तो अब तक वही बनाई है, उल्टी सीधी शक्लों वाली माबूद। जी जी जरूर। जी जी कई घंटे की तकरीर 2-3 जुमले में हो गई। उल्टी सीधी कई शक्लों वाली माबूद, जिसे कोई अक्लमंद देखने को तैयार नहीं। ये दिखाएंगे क्या, टेढ़े सीधे पत्थर? तो दिखाने के लिए तो जो कुछ भी है, लाल किला, ताजमहल, कुतुब मीनार, वो तो मेरे बाप दादा। सुभान अल्लाह। मतलब शर्म आती है, ऐसे लोग नेता हैं हमारे। ये तुष्टीकरण के चक्कर में, वोट के चक्कर में पार्टियों को ऐसे नेताओं को बर्दाश्त करना पड़ता है जो हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाते हैं। बर्दाश्त करना पड़ता है ऐसे नेताओं को। और क्या नीतीश जी को पता नहीं होगा इनके बारे में? इनके कैसे कैसे बयान आज हमने खोज कर निकाल दिए। ये संभव ही नहीं है कि नीतीश जी को पता ना हो, या जेडीयू अनजान हो, नीतीश जी अनजान हो, उनको पता ही ना हो कि ऐसे नमूने इनकी पार्टी में हैं। इनको नमूना कहने में कोई बुराई नहीं है। मतलब ये हिंदू देवी देवताओं को लेकर ऐसी आपत्तिजनक और अपमानजनक टिप्पणियां कर रहे हैं, पार्टी में बने हुए हैं। प्रमोशन ना हो जाए कल को, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, हम आपको बताते हैं कि गुलाम रसूल जैसे कट्टरपंथी नेता जो मजहबी जलसों में आपत्तिजनक तकरीरें करते हैं, उसे लेकर पूरी जेडीयू मौन व्रत पर क्यों रहती है? बोलती जेडीयू बोल क्यों नहीं रही? भाई, ऐसे बयानों की तो कोई जगह नहीं होनी चाहिए। क्यों आज तक गुलाम रसूल को रोका नहीं गया है? आपने बयान सुने ना, आपको भी गुस्सा आया होगा कि ऐसे नेताओं पर तो एक्शन होना चाहिए। पार्टी क्यों नहीं एक्शन लेती है? पार्टी क्यों मौन व्रत पर रहती है? क्यों गुलाम रसूल पर जेडीयू ने कोई कार्रवाई नहीं की? क्यों शहरों को करबला यानी कि जंग का मैदान बनाने वाली धमकी के बाद भी गुलाम रसूल को नीतीश की ओर से सख्त मैसेज नहीं दिया गया? उनको देना चाहिए। तो इन सवालों के जवाब आपको कुछ तथ्यों से मिल जाएंगे, पूरा डिकोड करके लाए आज आपके लिए। बहुत ध्यान से समझिए होता क्या है। देखिए, साल 2019 के लोकसभा चुनावों में क्या हुआ? बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी को 40 में से रिकॉर्ड 39 सीटें मिल गई थी।
अब इन 39 सीटों में बीजेपी ने 17 सीटें जीती, जेडीयू ने 16, एलजेपी लोक जनशक्ति पार्टी चिराग पासवान उनको मिले 6 सीटें। फिर आए 2019 के लोकसभा चुनाव। अब 2019 के लोकसभा चुनाव में महागठबंधन की ओर से कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट मिली थी, आरजेडी का खाता भी नहीं खुला। इसके बाद फिर 2020 का विधानसभा चुनाव। अब 2020 विधानसभा चुनाव में क्या हुआ कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। 243 सीटों में से बीजेपी 74 सीटें जीत गई। जेडीयू जो बिग ब्रदर की भूमिका में थी वो लुढ़क गई, 43 सीट्स रह गई। एनडीए को 125 सीटें मिली, आरजेडी को 75, कांग्रेस को 19। फिर बिहार के चुनाव में महागठबंधन ने कुल मिलाकर 110 सीटें जीती। यानी कि समझिए, मतलब इस तरह के नेताओं पर एक्शन क्यों नहीं होता। लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव, दोनों ही चुनावों में जेडीयू की स्थिति अच्छी नहीं थी। एक और बिहार का एक बड़ा वर्ग है जो बीजेपी के साथ है, दूसरी ओर आरजेडी अभी भी एमवाई समीकरण, मुस्लिम यादव समीकरण पर भरोसा करती है। आरजेडी भी अच्छा कर रही है। इसलिए माना जा रहा है कि जेडीयू विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए अल्पसंख्यकों के बीच विस्तार की रणनीति पर काम कर रही है। और नेताओं को लगता है इस तरह के बयानों से एक वर्ग खुश होगा और उनको शाबाशी देगा या वोट दे देगा। इसे कहते हैं तुष्टीकरण, वोट का लालच। और यह भी संभव है कि गुलाम रसूल बलियावी के आपत्तिजनक बयानों के जरिए जेडीयू एक खास वर्ग के बीच अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश कर रही हो, इसलिए अब तक नहीं बोला जा रहा है। कोई कार्रवाई नहीं हुई है। शायद इसलिए बीजेपी का आरोप है कि गुलाम रसूल बलियावी आपत्तिजनक बयान दे नहीं रहे हैं, दिलवाए जा रहे हैं उनसे। आगे बढ़ते हैं। आतंकवाद पर भारतीय सेना का मजाक उड़ाने वाले गुलाम रसूल के बाद अब बात भारतीय सेना के खिलाफ पाकिस्तान को क्लीन चिट देने वाली राजनीति की। आज 14 फरवरी है भाई। 4 साल पहले आज ही के दिन जैश ए मोहम्मद के आतंकवादियों ने 14 फरवरी 2019 को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आरडीएक्स से भरी एक कार को सीआरपीएफ जवानों की एक बस से टकराया था। 40 जवान शहीद हुए थे हमारे। विस्फोट में सीआरपीएफ के हमारे 40 सपूत शहीद हुए थे। भारतीय सेना ने 12 दिन बाद ही 26 फरवरी 2019 को एलओसी पार करके पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की थी। एयर स्ट्राइक में करीब 1000 किलो बम आतंकवादियों के ठिकानों पर बरसाए गए थे। मुंह तोड़ जवाब दिया गया था। भारतीय सेना ने बालाकोट में जैश ए मोहम्मद के आतंकी ठिकाने ध्वस्त कर दिए थे। लेकिन इससे ज्यादा शर्मनाक क्या होगा कि आज भी पुलवामा को लेकर भारतीय एजेंसियों से सवाल पूछे जाते हैं। पाकिस्तान से नहीं पूछे जा रहे। हमारे यहां के नेता बालाकोट एयर स्ट्राइक पर अपने देश की सेना पर सवाल उठाए जाते हैं। कम से कम आज के दिन नहीं पूछने चाहिए थे। यह आरोप कांग्रेस के नेता और राहुल गांधी के राजनीतिक गुरु दिग्विजय सिंह पर लगे हैं। दिग्विजय सिंह ने पुलवामा के शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए जो ट्वीट किया वो भारतीय सेना पर आंख मूंदकर भरोसा करने वाले कई लोगों को चुभ सकता है। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट में लिखा है कि आज हम उन 40 सीआरपीएफ शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं जो पुलवामा में खुफिया विफलता के कारण शहीद हो गए थे। 14 फरवरी 2020 यानी कि पुलवामा हमले की पहली बरसी पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी 3 सवाल पूछे थे, जिसके बाद आरोप लगे थे कि राहुल गांधी ने भी अपने ही देश की सुरक्षा एजेंसियों पर सवाल उठाए थे और पाकिस्तान को एक तरीके से, मतलब उन्होंने सवाल पूछा था कि पुलवामा हमले से किसे फायदा। शायद वो मतलब उनका मैसेज येगा कि क्या फायदा के लिए करवाया गया पुलवामा हमले को लेकर जांच में क्या निकला और इस हमले के लिए कौन जवाबदेह है। पहले उनका सवाल था कि पुलवामा से किसे फायदा। इसके बाद कांग्रेस ने के एक और नगीने उदित राज ने कहा था कि 2024 चुनाव से पहले फिर पुलवामा जैसा हमला हो सकता है। इस बयान के जरिए उदित राज ने बताने की कोशिश की थी कि हमले के पीछे पाकिस्तान नहीं बल्कि अपने ही देश के लोग हैं। आज की तरह तब भी बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस पाकिस्तान की भाषा बोल रही है। यह बीजेपी का आरोप है, पाकिस्तान को क्लीन चिट देने की कोशिश कर रही है। हमारे देश के जवानों ने देश की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए अपने एक एक बूंद रक्त का बलिदान दिया। जो लोग उनका सम्मान नहीं कर पाते वो क्या भारत जोड़ेंगे। अब जांच तो दिग्विजय सिंह की होनी चाहिए। देश के खिलाफ, सेना के खिलाफ बोलने का बीज उनके दिमाग में डालता कौन है। जांच कांग्रेस पार्टी के डीएनए की होनी चाहिए, जो भारत जोड़ने के नाम पे भारत तोड़ने वालों के साथ घूमती है पदयात्रा में। मतलब सोचिए ना, गुलाम रसूल हो या दिग्विजय सिंह, वो बयान दे सकते हैं बिना टॉप लेवल लीडरशिप के कहे।
अब अगली खबर वो जो बहुत निराशाजनक खबर है, वो आपको बहुत निराश करेगी। देखिए, कहा तो हम गुलामी के निशान मिटाने की बात कर रहे हैं, मतलब बात हो रही है तो गुलामी के प्रतीकों से मुक्ति, गुलामी के निशान मिटाने की, मुगलों की निशानी मिटाने की बात होती है। और कहां भारत के एक फाइटर ट्रेनर विमान से भारतीय धर्म संस्कृति के ध्वजावाहक हनुमान जी के निशान को मिटा दिया गया। ये देखिए आप तस्वीर, कल ही हमने फाइटर ट्रेनर विमान HLFT-42 की एक तस्वीर दिखाई थी ना आपको। तस्वीर बेंगलुरु में आयोजित एरो इंडिया शो की थी, याद है ना आपको। कल हमने ये देखिए, वीर बजरंगी, द स्टॉर्म इज कमिंग, तूफान आ रहा है, ये लिखा था। HLFT-42 फाइटर ट्रेनर विमान के पिछले हिस्से में पवन पुत्र हनुमान की तस्वीर लगाई थी ना, आपने भी देखी होगी। नीचे संदेश भी लिखा था, मैंने आपको बताया, द स्टॉर्म इज कमिंग, तूफान आ रहा है, बजरंगी की तस्वीर, पवन पुत्र का साहस, पवन पुत्र की तस्वीर। लेकिन इससे पहले ही एक राष्ट्र विरोधी गैंग ने विवादों का तूफान खड़ा कर दिया, जिसे पराक्रम के प्रतीक से नफरत है, जिसे भारतीय संस्कृति की हजारों साल पुरानी पहचान से एलर्जी है, जिसे शौर्य में भी मजहबी रंग घोलने की आदत है। अब इसका उदाहरण आपके सामने है, 2 तस्वीरें देखिए आप, आपको दुख होगा, आपको बुरा लगेगा। बहुत निराश करती है तस्वीर, ये बहुत निराश करती है ये तस्वीर। आपके सामने 2 तस्वीरें हैं फाइटर ट्रेनर विमान HLFT-42 के पिछले हिस्से में संकट मोचक हनुमान जी का चिन्ह है, सेना का गौरव बढ़ाने के लिए लगाया गया था। यह सेना के शौर्य, हिम्मत, पराक्रम का प्रतीक था। लेकिन 24 घंटे भी नहीं बीते, तस्वीर हटा दी गई। यह तस्वीर हटा दी गई, बजरंग बली की, हनुमान जी की, पवन पुत्र हनुमान जी की तस्वीर हटा दी गई। मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने जिस फाइटर ट्रेनर विमान HLFT-42 के निचले हिस्से में हनुमान जी की तस्वीर लगवाई थी, वो अचानक से हटा दी गई। हनुमान जी की तस्वीर हटाए जाने के बाद हर किसी के मन में सवाल है कि भाई ऐसा क्यों किया, भाई क्यों किया गया ऐसा? मतलब ऐसा क्या हो गया अचानक 24 घंटे के अंदर ये फैसला करना पड़ा? अब इसके पीछे की वजह आखिर पवन पुत्र हनुमान का खौफ किसे है? कौन सा गैंग है जो हिंदू आस्था के प्रतीक के खिलाफ खड़ा है? इसकी पूरी पड़ताल, हम पूरी कहानी आपको बताएंगे, एक एक डिटेल देंगे, लेकिन साथ ही उस गैंग का कच्चा चिट्ठा भी आपके सामने खोलेंगे। लेकिन पहले आपको HAL के CMD CB अनंत कृष्णन का वो बयान सुनवाते हैं जिसमें उन्होंने हनुमान जी की तस्वीर हटाने की वजह बताई है, सुनिएगा। With any intention it has been put, and it has not been with any intention it has been removed. It is just to see that the program runs through successfully without getting into any. This was unintentional, and it is like. क्या जरूरत थी हटाने की? मतलब HAL के CMD साफ कह रहे हैं कि विमान के पीछे हनुमान जी की तस्वीर बिना किसी वजह के लगाई गई थी, लेकिन जानकार इसके पीछे की वजह कुछ और ही बता रहे हैं। दरअसल 60 के दशक में जब भारत ने अपना पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट बनाया था तो उसका नाम HAL मारुत रखा था। मारुत यानी पवन, और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हनुमान जी को पवन पुत्र माना जाता है, सभी जानते हैं भाई। इसलिए कंपनी ने अपने नए मॉडल में मारुत वर्जन को अपडेट करते हुए हनुमान जी की तस्वीर, ये 2 तस्वीरें हनुमान जी की तस्वीर लगाई। ग्रुप कैप्टन HV ठाकुर ने कल ही इस बात की जानकारी दी थी। सक्सेसफुल और बहुत अच्छा डिज़ाइन किया HF-24 मारुत। उसका नाम था मारुत, विच इज़ लाइक द सेकंड नेम फॉर पवन और विंड। और पवन पुत्र ये साक्षात हैं आपके पास। दिस इज द सन ऑफ मारुत इन मैनी वेज। LCA इज देयर ऑब्वियसली, बट दिस इज मे बी द एल्डर सन ऑफ मारुत। So that is why, as an inspiration, that graphic is there at the back, which inspires designers, pilots को भी inspire करता है, और हम सब motivated हैं उनकी वजह से। अब देखिए, हो ये रहा है कि ये क्यों हटाई गई, क्या वजह है, किसको आपत्ति थी, किसको दिक्कत थी, ये तो हमें नहीं पता। लेकिन हटाए जाने से कांग्रेस में थोड़ा जश्न का माहौल है। उदित राज जी क्या कह रहे हैं एक बार आपको सुना देते हैं। वो कह रहे हैं अच्छा हुआ हटा दी, सुन लीजिए एक बार उदित राज। उदित राज का बयान आपको सुनाएंगे जिसमें वो कह रहे हैं कि अच्छा ही हुआ हटा दी, लेकिन कहां तो गुलामी के निशान मिटाने की हम बात हो रही थी और कहां भारत के एक फाइटर ट्रेनर विमान में से भारतीय धर्म संस्कृति के प्रतीक हम मिटा रहे हैं। लेकिन ये पहली बार नहीं है, इससे पहले आपको याद होगा जब रफाल आया था तो स्वास्तिक की तस्वीर थी, याद है आपको? मतलब एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। तस्वीर 10 सितंबर 2020 की है, जब रफाल लड़ाकू विमानों को, ये देखिए आप तस्वीर है, जब राजनाथ सिंह ने स्वास्तिक बनाया था तब भी बड़ी आपत्ति हुई थी, तब भी लोगों के पेट में दर्द हुआ था, तब भी कहा गया था ये तो कम्युनल हो गया भाई, अभी हनुमान जी के नाम से दिक्कत है। तो इसीलिए इसके पीछे की कहानी आपको बताना जरूरी था। 100 बात की एक बात।